उन्होंने अपने जीवन का पहला चुनाव जब लड़ा, पहला चुनाव लड़ने के बाद जी वो सीधे केंद्र में मंत्री बने। बहुत बड़ी बात जो बहुत बड़ी बात है, एक युवा का। जी हरियाणा प्रदेश के पूरे जो वर्तमान जो नेता है, बिना मुख्यमंत्री बने जी कोई भी ऐसा नेता जिसका परिवार में कोई मुख्यमंत्री ना बना हो, उनमें इकलौते धर्मवीर सिंह ऐसे नेता हैं जिनके पास पूरे प्रदेश में और सारी पार्टियों में जी सबसे ज्यादा कार्यकर्ताओं की फौज है। कार्यकर्ताओं की फौज है। चौधरी धर्मवीर सिंह एक ऐसे नेता हैं जो 2000 से लेके जी और 2014 तक जी 4 चुनाव में, बड़ी गंभीर बात बता रहा हूं, 4 चुनाव 4 अलग अलग हलकों से उन्होंने लड़े जी और चारों बार जीते जी। ये अपने आप में रिकॉर्ड की बात है। एक शख्स ऐसा दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी में जी जो पिछली 3 योजनाओं से जी लगातार देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में जीतता जा रहा है जी और वो उस इलाके से जीत रहा है जी जिसमें जाटलैंड का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी को तो जाटोई पार्टी तो कहते नहीं, बिल्कुल, अगर जाटोई पार्टी कहने की कोई बात आए तो या तो कांग्रेस को या देवीलाल परिवार को कहते हैं जी। उसके बावजूद वो जीत रहे हैं। और आज भी 5 सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के जी। उन 5 में वो इकलौते जाट हैं जी। चाहे चौधरी देवीलाल का परिवार हो जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का और चौधरी बंसीलाल का परिवार हो जी। इन्होंने कभी किसी दूसरे जाट ने परिवार के बेटे को, भाई को, जाट समाज से आने वाले किसी आदमी को अपने पैरेलल पनपने नहीं दिया। कैप्टन अभिमन्यु सरकार में जितने पावरफुल थे वो वास्तव में, और उन्होंने जितना काम उस राज्य में किया सार्वजनिक काम जी, उसके पूरे हरियाणा में आज भी लोग दाद देते हैं। और वो तो राम कुमार गौतम ने अगला चुनाव उनको हराया, लेकिन गौतम फिर भी ये कहते थे बार बार कि भाई काम कैप्टन ने बहुत कराए, हमेशा कहते हैं, लेकिन लोगों ने हरा दिया। अगर राजनीति की दुनिया की बात करें तो साथियों, ओम प्रकाश चौटाला जी का निधन हुआ, उसके बाद से एक चर्चा ने बड़ा जोर पकड़ा कि आने वाले समय में जो बहुत बड़े नेता होते थे जाट नेता ओम प्रकाश चौटाला जी, वह दुनिया को अलविदा कहकर चले गए हैं। कौन बनेगा जाट नेता? उससे पहले जैसे ही विधानसभा चुनाव के अंदर लोगों ने एक उम्मीद की किरण भूपेंद्र सिंह हुड्डा में नजर आई और जिस प्रकार से फिर कांग्रेस की हार हुई और लोगों को लगा और चारों तरफ से एक बयानबाजी हुई कि ये हार जो हुई है उसके सबसे बड़े जिम्मेदार खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, तो लोगों की वहाँ से भी एक नाराज़गी हुई और कहीं न कहीं वह उम्मीद की किरण टूट गई। अब अगर हम उम्मीद की किरण माने जाट नेता के तौर पे, तो किस पे लगाई जा सकती है? ऐसे कौन कौन से प्रदेश में नेता हैं जो आने वाले समय में उभर सकते हैं? और साथियों, हमारा जाट नेता से यह अभिप्राय नहीं कि केवल वो जाटों के नेता है, नेता सबका होता है। यहाँ हम जाट नेता कहकर क्यों पुकारें? क्योंकि वो जाट समुदाय से आते हैं। अब फिलहाल प्रदेश के मुख्यमंत्री नायाब सैनी हैं और वो अपने नाम के साथ सैनी लगाते हैं, इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं है। तो उसी प्रकार से हम भी एक जाट नेता का एक टाइटल दे रहे हैं, तो वो इसलिए दे रहे हैं कि वो जाट समुदाय से आते हैं, नेता तो सभी के हैं। तो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। प्रद्युमन भाई, क्या लगता है कि जिस प्रकार से हुड्डा की तरफ से निराशा हाथ लगी लोगों को, और जिस उम्मीद से इस चुनाव में लोग लगे थे, लोकसभा में तो 5 सीटें कहीं न कहीं इसी आधार पर आई थी कि हुड्डा साहब एक बार से उभरेंगे और दोबारा से प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, और यहाँ पर भी उम्मीद थी चौटाला फैमिली से भी लोगों की ये कि परिवार एक होगा, यह भी एक होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो ये एक बीच में रिक्ता बन गई है, इस रिक्ता को कौन लोग भर सकते हैं हरियाणा के अंदर? देखो, निश्चित रूप से हरियाणा प्रदेश में अगर आबादी के हिसाब से देखें जी, तो जाट समाज सबसे डोमिनेटेड है जी, और सबसे ज्यादा संख्या जाट समाज की हरियाणा प्रदेश में एक जाति के हिसाब से अगर देखें बिल्कुल तो वो है। और हमेशा से ही जी हरियाणा प्रदेश में जब से हरियाणा का गठन हुआ जी, या उससे पहले या आजादी के दिनों में जी, उससे पहले भी जी,
जाट समाज में पैदा हुए हम्म, बहुत से लोग राजनीति के शिखरों पर पहुंचे, जी बहुत से लोग मुख्यमंत्री, मंत्री, देश के उप प्रधानमंत्री तक हरियाणा की धरती ने दिए, जी और उनमें ज्यादातर जो राजनीति में कामयाब हुए आज तक, जी उनमें ज्यादातर जाट समाज से रहे हैं। जी जी हालांकि इसमें कोई दो राय भी नहीं है हम्म, कि कोई भी आदमी, भले नेता तो होता है 36 जात का, जी नेता पैदा तो एक जाति में ही होता है, कोई भी आदमी हो, बिल्कुल नेता सही। क्या चाहे कोई भी हो, वो किसी ना किसी, क्योंकि अब सारी व्यवस्थाएं जातीय समीकरणों पर बनी हुई हैं, बिल्कुल तो उसमें किसी जाति में तो वो पैदा होते ही हैं। बिल्कुल सही कहा। लेकिन आज तक हरियाणा के इतिहास में एक बड़ी कड़वी बात ये भी है कि जितने नेता हुए हैं जी वो एक जाति का तो काम नहीं करते, बिल्कुल करते सही तो कहा। सबका ही है। बिल्कुल सही कहा जो आपने। उनके वोटर होते हैं या सपोर्टर होते हैं वो भी किसी एक जाति के नहीं होते। बिल्कुल सही कहा। लेकिन चूंकि जाट डोमिनेटेड हरियाणा है, जी और इस हरियाणा प्रदेश में आज तक के इतिहास में भी जी सबसे ज्यादा समय तक जाट समाज के ही मुख्यमंत्री रहे हैं। जी अब चूंकि चौरी ओम प्रकाश चौटाला का भी निधन हो चुका है, जी चौरी देवीलाल के परिवार में आपसी बिखराव बड़े भारी स्तर पर है। बारिश स्तर पर है। चौरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक विकल्प के तौर पर लोग देख रहे थे, जी लेकिन इस चुनाव में जिस ढंग से उन्होंने टिकट का वितरण किया जी और जिस ढंग से चुनाव परिणाम आए, जी उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी लोगों ने दूरी बनानी शुरू कर दी है। जी और अब नहीं लगता कि वो भविष्य में सर्वाइव कर पाएंगे। जी हरियाणा प्रदेश में जो तीसरा जाट परिवार बड़ा, चौरी बंसीलाल का परिवार, जी उसमें भी कहीं कोई ऐसी उम्मीद दिखाई नहीं दे रही हम्म, कि कोई आगे मुख्यमंत्री का फेस बन सके जी हरियाणा प्रदेश के संदर्भ में। जी बिल्कुल अब कुल मिलाकर के लोग भी और समय की भी एक नजाकत होती है जी कि इन राजसी घरानों से, जो जी। बड़े बड़े घराने हैं, जी इनसे भी उकता जाते हैं लोग। बिल्कुल सही कहा। और जैसे गांव में एक परिवार का कोई सरपंच बनता हो लगातार, जी तो लोग उससे भी छिकले हैं, भाई छिकले हैं। इसकी बजाय को नए नर क्या पता किसने बना दें, विरोध भी बढ़ जाता है। तो नेचुरल बात है। अब चूंकि परिवारवाद बड़ा उच्च स्तर पर है राजनीति में, जी लेकिन लोग ये चाहते हैं, जनता भी ये चाहती है और बड़े स्तर पर जनता चाहती है कि इस व्यवस्था में बड़ा परिवर्तन हो, कोई ऐसा आदमी नया आए जो इन परिवारों से दूर हो, जी जो ना चौरी बंसीलाल के परिवार से हो, ना वो चौधरी देवीलाल के परिवार से हो, ना वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिवार से हो। जी और बहुत लोग ये चाहते हैं कि भाई इनके के सारी जिंदगी सिमरी है, ठीक बात है। और नया अल्टरनेट भी तो हो। बिल्कुल जी अब वो नया विकल्प क्या हो, लोग किसकी तरफ देखें, जी और वो देखने की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज हालात और परिस्थितियां ये हैं जी कि जाट समाज जी और किसान समाज को कोई ऐसा चेहरा दिखाई नहीं दे रहा जी जिसके नेतृत्व में ये आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि हुड्डा साहब से भी लोग जो है उकता चुके हैं, जी देवीलाल परिवार से भी उकता चुके हैं, जी बंसीलाल के परिवार से भी उकता चुके हैं। जी और उसी का ये हस्र भी इस विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा जी कि जो ये अपने अपने इलाकों में भी जो है अपने साथियों को नहीं जिता पाए। जी। और प्रद्युमन भाई एक चीज देखिए ना, जो ये दो चुनाव थी, इन दो चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इतना भारी मत मिला है, इतना जन समर्थन मिला है, और उनका जो वोट परसेंटेज है वो बिल्कुल पीक पे भी गया है। मेरे हिसाब से जब उनका 67 सीटें आई थी, उसके बाद जो वोट परसेंटेज कांग्रेस का है तो वो अभी आया है जी, तो वो एक पीक पे जा ली, और पीक पे जाने के बाद लोगों की उम्मीदें टूटनी शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल। अब लोगों को ये देख रहे हैं जनता, और बड़े पैमाने पर हरियाणा की जनता, जी कि भाई इस परिवारवाद से मुक्ति मिले, कोई ऐसा नया सिस्टम, कोई नया अल्टरनेट, कोई अपने बीच का कोई आदमी आए जिस पर वो भरोसा और विश्वास करें, ताकि वो आगे जो है कमांड कर सके। क्योंकि पिछली 3 योजनाओं से, और जाट समाज भी क्यों देख रहा है ये चीजें, पिछली 3 योजनाओं से हरियाणा प्रदेश में गैर जाट मुख्यमंत्री है जी, और कहीं ना कहीं कोई भी समाज हो जी, वो ये जरूर चाहता है कि हमारे समाज में भी चौधर आए। जी बिल्कुल। हमको ये खिलाफ नहीं है कि भाई पहले पंजाबी समाज से बना दिया या सैनी समाज से बना दिया, देखो सबका अधिकार है, और सब अपने अपने प्रयास भी करते कर रहे हैं। तो जो जीत गया वो सिकंदर बन जाता है। अब जो शैलजा के समर्थक हैं वो कौन लोग सब जानते हैं, अब सैनी जी के समर्थक हैं वो भी, तो हर आदमी, हर समुदाय उसका तो एक सबसे बड़ा प्रमाण मैं खुद बताऊं आपको। अब नायब सिंह सैनी जब से मुख्यमंत्री बने हैं ना जी, हिसार के बीजेपी ऑफिस में देखो आप जी,
ज्यादातर सैनी समाज के लोग ही बैठे रहते हैं, बिल्कुल सही कहा, ज्यादातर। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उनका एक अपने जाति का अगर कोई भी आदमी बने, अपनी जाति का भी हो या अपने एरिया का कोई आदमी बने, तो उस चीज का एक अलग सा प्रभाव ये पड़ता है। नेचुरल भी है, जैसे मैं दर्शकों को नेचुरल एक बात चीज भी बताऊं, है, इसमें कोई वो नहीं। अब हम मान लो कर्नाटक में चले गए जी, और वहां हमें हरियाणा का कोई आदमी मिल गया तो एक अलग फील होता है। बिल्कुल सही कहा वहां आपने। फिर हमें हिसार का कोई मिल गया, बिल्कुल और ज्यादा फील होता होता है। हमारे गोत्र, हमारी जाति का कोई मिल गया, बिल्कुल और ज्यादा सिस्टम हो जाता है। हमारे जी। गोत्र का कोई मिल गया, हमारे बिल्कुल। गांव का मिल गया, बिल्कुल और ज्यादा अपनापन। बिल्कुल तो ये सही कहा। नेचुरल ये संसार का एक सिस्टम है। फॉरेन कंट्री में जाने के बाद भी ऐसा ही होता है, वहां अगर भारत का ही कोई मिल जाए तो हाँ। वो बहुत बड़ी बात है। भाई लगता है वो। तो अब ये हालात है जी, कि लोग किसकी तरफ देखें, क्योंकि फिलहाल जी, जो ये तीनों परिवार थे ना, मैं ये भी बड़ी गंभीर मैं बात बता रहा हूँ, चाहे चौधरी देवीलाल का परिवार हो, जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का और चौधरी बंसीलाल का परिवार हो, जी, इन्होंने कभी किसी दूसरे जाट ने परिवार के बेटे को, भाई को, जाट समाज से आने वाले किसी आदमी को अपने पैरेलल पनपने नहीं दिया, पनपने नहीं दिया, और वो कोई नहीं पनपने देता। बिल्कुल। अब नायब सिंह सैनी ये थोड़ी ये चाहेंगे कि राजकुमार सैनी सैनी समाज के बड़े नेता थे, जी, आज देखो वो कहाँ है। बिल्कुल सही कहा, सैनी साहब ये थोड़े चाहेंगे कि भाई राजकुमार सैनी भी मेरे पैरेलल हो जाए, बिल्कुल सही बोले, कोई भी जाति हो। तो कहीं ना कहीं कोई और ना उभर पाए, जी, इसी सोच से बहुत से लोगों की टिकटें काटी गई, बहुत से लोगों के हलके बदले गए, जी, बहुत से हलकों के जब प्रीसिमन हुआ तो उनको रिजर्व तक भी कर दिया गया, कई बिल्कुल। हलकों को तोड़ दिया गया। तो बहुत सिस्टम, राजनीति में शाम दाम दंड भेद सब चीजें लगाई जाती हैं। अब हालात ये है कि प्रदेश में दो मुख्य पार्टियां हैं जी, एक भारतीय जनता पार्टी, एक कांग्रेस पार्टी, जी, और बाकी क्षेत्रीय पार्टियों में चौटाला साहब तो कभी यूं है नहीं, ठीक है, को मास्टर हुकुम सिंह को उस समय बना दिया, बनारसी दास गुप्ता को बना दिया, वो एक अलग दौर था। ठीक अब बात आज है, के दिन कोई नहीं देता कुर्सी, आज के दिन तो अपने बेटे को देंगे। बिल्कुल सही और उस कहा। समय भी उन्होंने तो धक्कत देनी पड़ी थी, नहीं तो देवीलाल वाली कुर्सी तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने ली थी। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं तो चौटाला साहब से काबिल उस समय और भी लोग थे, ठीक है, बिल्कुल सही, नहीं दे पाए। अब बीजेपी और कांग्रेस दो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, और आगे भी ये दिखाई दे रहा है कि दोनों में फाइट होनी है जी, क्योंकि बाकी तो चाहे जेजेपी हो, इनेलो हो, आम आदमी हो, ये तो तीसरे चौथे पांचवें की लड़ाई। बिल्कुल सही कहा, ठीक है, कहीं कोई बहुमत नहीं आए, कोई तीर लग जाए, वो एक अलग बात बिल्कुल सही कहा। अब उनमें सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जी और कांग्रेस जी, कौन हो सकता है। राष्ट्रीय पार्टी होंगी, दोनों राष्ट्रीय पार्टी। बीजेपी के पास अभी फिलहाल जितने जाट चेहरे हैं, उन्होंने बहुत से जाट चेहरों को आजमा लिया। जी, ओम प्रकाश धनखड़ जी को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, लेकिन वो कोई पैठ नहीं बना पाए, जाट समाज में ही नहीं बना पाए। बिल्कुल। सुभाष बराला को बनाया जी, उन्होंने भी कोई पैठ नहीं वो बना पाए। बिल्कुल सही कहा। उसके अलावा मईपाल ढांडा को उन्होंने मंत्री बनाया, लेकिन मईपाल ढांडा भी पूरे प्रदेश के नेता नहीं बन पाए। कैप्टन अभिमन्यु को मंत्री बनाया, उसके बाद वो 2 चुनाव हार गए। जी, एक शख्स ऐसा दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी में, जी, जो पिछली 3 योजनाओं से जी, लगातार देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में जीतता जा रहा है। जी, और वो उस इलाके से जीत रहा है जी, जिसमें जाटलैंड का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी को तो जाटोई पार्टी तो कहते नहीं, बिल्कुल, अगर जाटोई पार्टी कहने की कोई बात आए तो या तो कांग्रेस को या देवीलाल परिवार को कहते हैं। जी, उसके बावजूद वो जीत रहे हैं। और आज भी 5 सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, जी, उन 5 में वो इकलौते जाट हैं। जी, वो नाम है चौधरी धर्मवीर सिंह का। जी, और चौधरी धर्मवीर सिंह का मूल गांव तालू, जी, भवानीखेड़ा हल्का, भिवानी जिला। और वो अपने जीवन काल में 4 बार विधायक बने, जी, 3 बार सांसद बने। बहुत लंबा उनका राजनीतिक जीवन, मंत्री भी रहे। जी, और वो इकलौते ऐसे शख्स भी हैं जी, जिन्होंने 3 पीढ़ियों को चुनाव हराया है। जी, उन्होंने चौधरी बंसीलाल को चुनाव हराया, जी, चौधरी सुरेंद्र सिंह को चुनाव हराया, जी, और उनकी बेटी श्रुति चौधरी को चुनाव हराया। जी, ये अलग बात है कि जो 87 का चुनाव था, बाद में जब कोर्ट में चला गया, जी, जी, तो उसके बाद वहां से परिणाम कुछ और रहे, लेकिन वो मंत्री भी बने। और उनकी एक और बड़ी गजब बात है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा। जी, चौधरी धर्मवीर सिंह एक ऐसे नेता हैं जो 2000 से लेके जी, और 2014 तक जी,
4 चुनाव में, बड़ी गंभीर बात बता रहा हूं, 4 चुनाव 4 अलग अलग हलकों से उन्होंने लड़े जी, और चारों बार जीते जी। ये अपने आप में रिकॉर्ड की बात है। 2000 में उन्होंने लड़ा तोशाम से, चौधरी सुरेंद्र सिंह को उन्होंने हरा जी। 2005 में उन्होंने लड़ा बारडा से जी, जिसका जिला अब दादरी हो गया है, वो बारडा से जीते जी। 2009 में बारडा से कई किलोमीटर दूर सोना जाकर के उनको टिकट दी, बिल्कुल, बड़ा और वो चर्चित चुनाव सोना रहा। से चुनाव जीते, जहां उनका कोई लेना देना, उनको गामा का ही नहीं पता था सोना में कितने गांव हैं और कहां हैं। उस दौर में मतलब लोग ये मानते थे कि हुड्डा साहब ने इनका इलाज कर दिया, उस समय ये हार के आएंगे। उस समय हुड्डा साहब ने, जैसा मैंने शुरू में कहा ना इसमें, कि कोई भी राजनीतिक परिवार वो अपने पैरेलल दूसरों को नहीं जमने देते। बिल्कुल। उस समय 3 बड़े जाट नेता थे हुड्डा साहब के कार्यकाल में जी। 3 बड़ों में धर्मवीर सिंह, बिल्कुल, जेपी और छत्रपाल। धर्मवीर सिंह का तो ये था कि उसने बंसीलाल सुरेंद्र सिंह को चुनाव हरा रखा था जी। जेपी का ये था कि वो केंद्र में मंत्री बना पहली बार जीतते ही, फिर वो 3 बार हिसार का सांसद बना और बड़ा चेहरा था, ग्रीन ब्रिगेड के नाम से उनका पूरे देश में रुका रोड़ा। बिल्कुल। छत्रपाल का इसलिए बड़ा नाम था कि उन्होंने चौधरी देवीलाल को प्रधानमंत्री को हराया, बिल्कुल, और उसने हुड्डा साहब ने तीनों का इलाज कर दिया। तीनों का इलाज ये किया कि छत्रपाल को तो दे दिया हांसी से, जो शहरी डोमिनेटेड सीट है, वो हार गए चुनाव जी। जेपी को दे दिया आदमपुर से जी, चौरे भजनलाल के गढ़ में वो भी हार गए, और धर्मवीर सिंह को दे दी सोना से, जहां उनका कोई लेना देना नहीं, गुर्जर बाहुल्य वो सीट, बिल्कुल। और वहां से जो है धर्मवीर सिंह, लेकिन धर्मवीर सिंह में एक ही खास बात थी, ये दोनों तो हार गए लेकिन धर्मवीर सिंह चुनाव जीत गए। किस्मत के धनी आदमी, किस्मत के धनी भी। उनकी जो वर्किंग स्टाइल है, उनका कार्यकर्ताओं का एक बहुत लंबा कैडर है, उनके पास हजारों कार्यकर्ता हैं, बिल्कुल। और मुझे ये कहने भी कोई संकोच नहीं है, एक बड़ी गजब और रोचक बात बताऊं उनके बारे में जी। हरियाणा प्रदेश के पूरे जो वर्तमान जो नेता है, बिना मुख्यमंत्री बने जी, कोई भी ऐसा नेता जिसका परिवार में कोई मुख्यमंत्री ना बना हो, उनमें इकलौते धर्मवीर सिंह ऐसे नेता हैं जिनके पास पूरे प्रदेश में सारी पार्टियों में जी, सबसे ज्यादा कार्यकर्ताओं की फौज है। कई हजार लोग उनके पास हैं, बिल्कुल, और जिसके दम पर वो चुनाव जीतते हैं, बिल्कुल सही। उसके बाद ये बात होगी 2009 की जी। 14 में उनको भारतीय जनता पार्टी ने जो है, ये तीनों चुनाव तो उन्होंने कांग्रेस से लड़े, हाँ जी। 14 में वो विधायक होते हुए, इस बात का बहुत कम लोगों को पता होगा जी, मार्च के महीने में वो कांग्रेस के सिटिंग विधायक थे सोना से, बिल्कुल। और उन्होंने सिटिंग विधायक होते हुए जी, भारतीय जनता पार्टी उन्होंने फिर ज्वाइन की जी, विधानसभा से इस्तीफा देके बीजेपी ने उनको टिकट दी, और उनकी टिकट भी पहले से पक्की करी जी, कांग्रेस में रहते हुए पक्की कर दी। और जो कि ये चलता है कि बीजेपी किसी को पहले श्योरिटी नहीं देती, बिल्कुल। उनको वो इकलौते आदमी थे जिनको श्योरिटी दी थी। और फिर उन्होंने चुनाव लड़ा भिवानी महेंद्रगढ़ से, वो भी नया हल्का हो गया, बिल्कुल। 4 हल्कों से 4 बार जीते जी। उसके बाद 19 में फिर जीते जी। 24 में जब तमाम बड़े चेहरे हरियाणा में जो है, जाट तो लगभग कांग्रेस के रुख के मार रहा था लोकसभा चुनाव में, बिल्कुल, तब भी वो जीते। तो धर्मवीर सिंह का मेरा तात्पर्य कहने का ये है कि भले ही वो लो प्रोफाइल में रहते हों, भले ही वो कोई बहुत लंबा चौड़ा जो है चकाचौंध की राजनीति ना करते हों जी, लेकिन उनकी कुछ एक बात जो लोगों को नहीं पता, उसमें एक बड़ी बात ये है कि उन्होंने पूरे हरियाणा प्रदेश में, इस बात का बहुत कम लोगों को पता होगा जी, पूरे हरियाणा प्रदेश में समान पानी के बंटवारे को लेकर के जी एक यात्रा उन्होंने निकाली थी पूरे हरियाणा प्रदेश में जी, और समान पानी का बंटवारा, क्योंकि वो उस इलाके से आते थे जहां पानी कम जाता है, और उसको लेकर के वो पूरे हरियाणा में घूमे उन्होंने लोगों को। अच्छा, एक चीज और है बड़ी गजब, धर्मवीर सिंह की एक खास बात ये है जी कि उनको आंकड़ों की, तथ्यों की, और जो पानी और बिजली जी, इनका तो जितना उनको पता है ना, मुद्दों का उतना बहुत कम लोगों को पता है। उनको हर चीज, सारे हेड उनको याद हैं कि कहां से कैसे पानी आए, क्या हो। मैंने खुद ने भी देखा, उन्होंने बड़े बड़े नक्शे बना रखे हैं इस तरह के जी। तो धर्मवीर सिंह एक मजबूत विकल्प हो सकते हैं, और वो मजबूत विकल्प इसलिए हो सकते हैं जाट समाज के लिए, उनका गांव ताल्लू बवानी खेड़ा में होने के बावजूद, क्योंकि वो तो एससी रिजर्व सीट थी जी, और हमेशा से रही है वो, उसके बावजूद वो तोशाम से लड़े, वहां उनका जनाधार हुआ, बारडा से लड़े,
जी। सोना से लड़े, हम्म। खुद का गांव बवानी खेड़ा जो हिसार लोकसभा में है, जी। और भिवानी महेंद्रगढ़ पार्लियामेंट से वो खुद जो है तीसरी बार सांसद हैं। तो कहीं ना कहीं प्रदेश के 20 विधानसभा क्षेत्र में ऐसे मान रहा हूं लगभग, जी। जिनमें धर्मवीर सिंह के कहीं कम वर्कर हैं, कहीं ज्यादा हैं, लेकिन 20 विधानसभा क्षेत्रों में उनके बंदे हैं। धर्मवीर सिंह का कहीं ना कहीं जो है प्रभाव है। और प्रद्युमन, एक भाई जी। साहब एक बात देखिए ना, मतलब शायद हरियाणा की राजनीति के इकलौते ऐसे शख्स होंगे जी जिनके पास कार्यकर्ताओं की इतनी बड़ी फौज है। और कार्यकर्ताओं की फौज बनाना तो आसान है, उनको रोकना, उनको संतुष्ट करना, उनके काम करना बड़ी टेढ़ी खीर है। वो भी आप ये चीज देखिए, जो आदमी 1987 में पहली बार विधायक बने हो, आज 87 को 37 साल हो गए जी। और 37 साल से लगातार एक्टिव पॉलिटिक्स में है। जी। और 37 साल में 2000 के बाद, मैं ये भी बड़ी गंभीर बात बता रहा हूं, कोई विरले ही मिलते हैं जी। जिनके मतलब बाप दादा चाचे ताऊ अगर मुख्यमंत्री तो एक अलग बात रहे बिल्कुल हैं, बिल्कुल। लेकिन वैसे विरले ही मिलते हैं। सन 2000 से आज 2024 आ गया, जी। 25 आ गया, जी। 25 साल से वो लगातार अनबीटन है, अनबीटन 25 साल से कोई चुनाव नहीं हारे कोई हैं वो। चुनाव नहीं आ रहा उन्होंने। और अपने आप में 25 रिकॉर्ड साल की में बात है। 4 अलग अलग हलकों से चुनाव लड़ा, बिल्कुल ये भी कितनी बड़ी बात है। बिल्कुल सही कहा। और इन 25 साल में उन्होंने हराया किनको, बिल्कुल। वो भी आप ये देखो कि उन्होंने चौधरी सुरेंद्र सिंह को चुनाव हराया, जी। उन्होंने श्रुति चौधरी को चुनाव हराया, जी। उन्होंने अहिरवाल में राव दान सिंह बहुत बड़ा चेहरा था, जी। उनको चुनाव हराया, जी। उन्होंने जो है सोना में सुखबीर सिंह जौनपुरिया को चुनाव हराया। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा चेहरा निश्चित रूप से वो थे जी। और हैं। जी। और भविष्य में उनमें एक छोटी ही कमी मैं ये मान रहा हूं कि बीजेपी ज्वाइन करने से पहले जब वो कांग्रेस में थे ना, तो कांग्रेस में तो बड़े दहाड़ते थे वो जी। लेकिन जब से उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है जी। तब से वो एक तरह से ये है कि अपनी भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा तक ही सीमित होकर के रह गए हैं। हो सकता है उनके आगे जो है उनको ना कोई उम्मीदें लग रही हों, लेकिन इन हालातों में जी अब हालात जो बदले हैं इनमें कहीं ना कहीं धर्मवीर सिंह एक मजबूत चेहरा बन करके उभर सकते हैं अगर वो मेहनत करें तो, अगर वो प्रदेश में घूमे तो जी। अब जो दूसरे नेता जो उभर सकते हैं जी, वो दूसरे नेता खुद चूंकि अभी जाट समाज भी ये बड़े स्तर पर मान चुका है जी कि बीजेपी इतनी जल्दी हरियाणा से नहीं जाने वाली। सही कहा आपने। और वो जो नेता है वो हो सकता है जो मूल कैडर का वाजपेयी है, क्योंकि धर्मवीर सिंह तो मूल कैडर के नहीं, वो तो पहले तो देवीलाल की पार्टी में थे जी, देवीलाल की पार्टी के बाद वो कांग्रेस में चले गए जी, कांग्रेस के बाद वो बीजेपी में आ गए जी। जो अब जिस नेता की हम चर्चा कर रहे हैं जो एक विकल्प हो सकता है वो है कैप्टन अभिमन्यु जी। कैप्टन अभिमन्यु को चूंकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने खुल करके बैटिंग करने का मौका अभी तक नहीं दिया है पूरे जीवन का। बिल्कुल सही कहा। उनको जब मंत्री बनाया ठीक है, उनके पास महकमे बड़े बड़े थे, वित्त मंत्री थे, लेकिन तब भी मालिक जो है वो खट्टर साहब ही थे, क्योंकि मुख्यमंत्री ही जो है राज का मालिक होता है। बिल्कुल। और उनको कभी प्रदेश अध्यक्ष बढ़ाया नहीं था जी। देखो राजनीतिक पार्टियों में दो ही पद मुख्य हैं, एक मुख्यमंत्री एक पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष, वो दोनों उनको नहीं मिले तो चूंकि वो खुल करके बैटिंग नहीं कर पाए। सही कहा आपने। आर्य समाजी परिवार से हैं जी। और सबसे बड़ी बात उनकी ये भी है कि वो बड़े साधन संपन्न हैं बिल्कुल। और हरियाणा का जो मिडल पड़ता है नारनौंद जी, उस नारनौंद के खांडा खेड़ी गांव से वो संबंध रखते हैं बिल्कुल। कैप्टन अभिमन्यु की एक बड़ी खास बात ये है जी कि हार नजर आओ या जीत आओ जी, लेकिन वो फाइटर वास्तव में फाइटर हैं। उन्होंने रोहतक में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ चुनाव लड़ा जी, जहां उनका कोई बहुत लंबा चौड़ा लेना, क्योंकि उनका तो घर था बिल्कुल सही, और तो कोई लेना देना नहीं था, वो तो नारनौंद के खांडा गांव से हैं बिल्कुल, जो हिसार पार्लियामेंट में आता है जी। लेकिन उन्होंने रोहतक से चुनाव लड़ा, अच्छे खासे वोट लिए जी। उसके बाद ये भी मैं बड़ी गंभीर बात दर्शकों को बता रहा हूं, 2005 में जी जब सबको ये मालूम था कि हुड्डा साहब तो मुख्यमंत्री बन गए जी, वहां रोहतक लोकसभा में बाई इलेक्शन हुआ जी। उस बाई इलेक्शन में कैप्टन अभिमन्यु ने चुनाव लड़ा जी, और सबको ये पता था कि हार निश्चित है बिल्कुल, लेकिन उसके बावजूद जैसा मैंने कहा कि वो हार में भी फाइटिंग करते हैं, क्योंकि वो फौज में रहे हैं, फौज में कप्तान कैप्टन रहे हैं जी। तो एक फौजी आदमी में वास्तव में एक लड़ने का जुनून होता है, जज्बा होता है, हार जीत की परवाह नहीं करता बिल्कुल बिल्कुल। और उन्होंने लड़ा और अच्छे खासे वोट प्राप्त किए हुड्डा साहब के मुख्यमंत्री रहते हुए। उसके बाद कैप्टन साहब ने रोहतक छोड़ दिया जी, और वो नारनौंद आ गए। नारनौंद में उन्होंने 2009 का चुनाव लड़ा जी, उस चुनाव में वो हार गए। पंडित राम कुमार गौतम
और जो है राज सिंह मौर्य जी और जो सरोज मौर्य, जी और जो है सरोज मौर्य ने चुनाव लड़ा था, राज सिंह मौर्य की धर्मपत्नी, जी और जो है कैप्टन अभिमन्यु, जी इन्होंने चुनाव लड़ा। उसके बाद 2014 में उनकी पहली बार किस्मत खुली जी और वो पहली बार और आखिरी बार जी जीते। जी कैप्टन अभिमन्यु जो है नारनौंद से जीते, जी जीतते ही उनको इतना पावरफुल विभागों का मंत्री बनाया। नारनौंद के इतिहास में मैं ये भी बड़ी गंभीर बात बता रहा हूं, जी नारनौंद के इतिहास में मंत्री तो बहुत बने, जी नारनौंद के उनके गांव खांडा से भी बहुत मंत्री बने, बिल्कुल सही कहा। चाहे वो चौरी सूरजमल हो, चौरी जसवंत सिंह जी। हो, अमर सिंह धानक हो, हम्म, ठीक है, वो सारे खांडा गांव के थे। बिल्कुल। और जो है चौरी वीरेंद्र सिंह नारनौंदिया हो, जी। कई बार मंत्री रहे। जी लेकिन कैप्टन अभिमन्यु उस सरकार में जितने पावरफुल थे, हम्म, वो वास्तव में, और उन्होंने जितना काम उस राज्य में किया, जी। सार्वजनिक काम, जी उसके पूरे हरियाणा में आज भी लोग दाद देते हैं। और वो बिल्कुल। तो रामकुमार गौतम ने अगला चुनाव उनको हराया, जी लेकिन गौतम फिर भी ये कहते थे बार बार बिल्कुल, कि भाई काम कैप्टन ने बहुत कराए, हमेशा लेकिन- कहते हैं, लेकिन लोगों ने आज हरा भी दिया। कहते हैं और पहले अब भी तो हमेशा चलो वो कहते उनकी पार्टी में है, लेकिन तब तो विपक्ष विरोधी होते हुए हमेशा उन्होंने जी। ये बात बोली। और तो- वो क्या प्रद्युमन भाई, जितना हरियाणा है और जितने तमाम लगते हुए हलके हैं नारनौंद के, पड़ोसी हलकों के भी लोग यह बात मानते हैं। बिल्कुल निश्चित जग रूप जाहिर से। है ये। और कैप्टन अभिमन्यु वित्त मंत्री रहे, जी। कई महकमे रहे, खूब जी। उन्होंने काम किए, बिल्कुल। लेकिन अगला चुनाव वो फिर हार गए। जी इस बार भी वो उन्होंने खूब मेहनत की, लेकिन फिर हार गए। जी पार्टी में राष्ट्रीय प्रवक्ता वो रहे, जी बड़े बड़े स्टेट्स के वो सह प्रभारी और प्रभारी उनको बनाया गया। बिल्कुल। पार्टी में सिर्फ 2 ही पद उनको नहीं मिल पा रहे, जी या तो प्रदेश अध्यक्ष जी और या मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री। अब चूंकि मुख्यमंत्री तो मुश्किल है, हम्म, क्योंकि वो विधायक नहीं है, हालांकि बनाना चाहे तो क्या पता कब कौन क्या बना दे। बिल्कुल सही कहा। लेकिन नायब सिंह सैनी भी विधायक नहीं थे। जी लेकिन अब चूंकि नया प्रदेश अध्यक्ष भी बनना है पार्टी का, बिल्कुल। तो पार्टी हो सकता है, जिस तरह से मोहनलाल बड़ौली जी बड़े विवाद में फंसे हुए हैं जी और पार्टी के कई नेता ये मान रहे हैं कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, बिल्कुल सही तो कहा। इस हालात में कैप्टन अभिमन्यु को पार्टी अगर आगे कर देती है, जी तो वो भी जाट समाज में एक बड़ा चेहरा उभर सकते हैं। उभर सकते हैं। क्योंकि हरियाणा के उस इलाके से आते हैं वो, जी नारनौं, जींद, जुलाना, ये जो एरिया, ये प्योर जाट लैंड है। जी। और उचाना। प्रद्युमन भाई एक चीज देखिए ना, जी एक हमेशा से हरियाणा की राजनीति में एक बात चलती रही है, चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमरका के मार्फत ये बात बहुत चली है कि बांगर क्षेत्र से या इस क्षेत्र से मुख्यमंत्री नहीं बना। जी और जिस क्षेत्र से ये आते हैं तो ये सारा कवर होता है, यहाँ से बांगर भी कवर होता है, इसे थोड़ा आगे चलोगे आप खादर शुरू हो जाता है, जी इधर आए तो बागड़ी बेल्ट शुरू हो जाती है। यानी कि ये इस प्रकार के क्षेत्र से आते हैं जहां से लगभग सारा हरियाणा कवर होता है। इनको बांगर वाले अपना बता सकते हैं, बागड़ वाले इन्हें अपना बता सकते हैं, और खादर वाले इन्हें अपना बता सकते हैं। यानी कि ये ऐसे नेता फिट हो सकते हैं, सबको फिट हो सकते हैं, ऐसा भी। देखो, निश्चित रूप से हो सकता है। हम्म, और अब ये तो चूंकि बीजेपी में हैं, जी पुराने भाजपाई हैं, जी और आरएसएस और बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ इनके अच्छे संबंध हैं, बिल्कुल तो कहीं ना कहीं एक मजबूत विकल्प जाट समाज की तरफ से हो सकते हैं। हो सकते हैं। अब जो तीसरा नाम है, जी क्योंकि हमने बीजेपी के 2 नेताओं की चर्चा कर ली, तो तीसरे जो नेता है वो हम कांग्रेस से ले रहे हैं। जी और वो एक ऐसे नेता हैं जो दल बदल के सबसे बड़े माहिर खिलाड़ी, क्या बात है। और जिन्होंने अपने एक बिल्कुल साधारण परिवार से उठ करके जी हरियाणा प्रदेश के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ा। 1 दर्जन के आसपास उन्होंने और उनके परिवार ने चुनाव लड़े। जी कई बार हारे भी, कई बार जीते भी। जी बड़े बड़े धुरंधरों को उन्होंने सीधी चुनौतियां दी, जी। और वो अपना, ये भी मैं बड़ी गंभीर बात और बता जो रहा हूं, बोले डंके की चोट पे बोलते हैं। उन्होंने अपने जीवन का पहला चुनाव जब लड़ा, पहला चुनाव लड़ने के बाद जी वो सीधे केंद्र में मंत्री बने, बहुत बड़ी बात जो है। बहुत बड़ी बात है, एक युवा का। जी जी। वो हैं जयप्रकाश जेपी, जेपी। जो हिसार से 4थी बार सांसद बने हैं। बरवाड़ा से वो विधायक रहे, जी कलायत से वो विधायक रहे, जी उनके भाई भी बरवाड़ा से विधायक रहे। जी। अब फिलहाल उनके बेटे कलायत से कांग्रेस के विधायक हैं। बिल्कुल सही और कहा। वो हरियाणा प्रदेश में उन नेताओं की श्रेणी में आ गए जो पिता पुत्र या पुत्र पिता जी या पति पत्नी
विधानसभा और लोकसभा में बैठे हैं या जी। विधानसभा और संसद में बैठे हैं। बिल्कुल सही जैसे कहा। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा, हम्म, किरण चौधरी और श्रुति चौधरी, जी रणदीप सिंह सुरजेवाला और आदित्य सुरजेवाला, जी और वरुण मुलाना और उनकी धर्मपत्नी। बिल्कुल तो ये जो है उनकी कैटेगरी में भी, और राव इंद्रजीत और आरती राव जी उस कैटेगरी में भी ये आ गए हैं। आ गए हैं। जयप्रकाश जेपी ने चौधरी देवीलाल के साथ राजनीति की, जी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ राजनीति की, जी चौधरी बंसीलाल के साथ राजनीति की, जी। उनकी पार्टियों में रही, बिल्कुल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ रहे। जी और एक दौर तो ऐसा था जी जब ये कहा जाता था कि अगर जेपी पार्टी तो बदल लेगा तो जीतेगा, नहीं कौन जीते। जी क्यों? क्योंकि उन्होंने जब पहला चुनाव लड़ा 89 में, जी तब देवीलाल की पार्टी से वो जीते। बिल्कुल उसके बाद वो 96 में बंसीलाल की पार्टी से जीते। जी फिर वो जाकर के 2004 में कांग्रेस से जीते, जी और कहीं बीच में अगर इन्हीं पार्टियों से लड़ लिया तो हार जाते थे। जी उसके बाद उन्होंने ये देखो, चौधरी वीरेंद्र सिंह जैसे शख्स को बिल्कुल उन्होंने हराया। उन्होंने चौधरी भजनलाल की टक्कर में चुनाव लड़ा। जी उन्होंने कुलदीप बिश्नोई की टक्कर में चुनाव लड़ा। जी उन्होंने भव्य बिश्नोई की टक्कर में चुनाव लड़ा। जी। हालांकि ये भी एक बड़ा संयोग है हम्म, कि जैसा हमने इस वीडियो के शुरू में बताया कि धर्मवीर सिंह ने तो 3 पीढ़ियों को हरा रखा है, जी और यहाँ 3 पीढ़ियों ने जेपी को हरा रखा है। जेपी को हरा ये रखा भी एक बड़ा अचंभा है जी कि चौधरी भजनलाल, जी कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई भव्य तीनों ने जेपी को हरा रखे हैं। जी लेकिन जेपी ने ग्रीन ब्रिगेड बनाई वीपी सिंह के चुनाव में, पूरे जी। प्रदेश देश में वो चर्चित रहे। बिल्कुल और उनका जो है, मैं ये मान रहा हूं कि कैथल से, जींद से, हिसार से, ये जो 3 जिले हैं जी और भिवानी, इन 4 जिलों में जेपी का अपना एक मजबूत वोट बैंक है। बिल्कुल सही और कहा। जेपी के पास भी कार्यकर्ताओं की लंबी चौड़ी फौज है। फौज है जयप्रकाश जेपी की सिर्फ एक कमी ये रही कि वो एक ठिकाने पर टिक नहीं पाई। जी अब तो पिछले कुछ साल से कांग्रेस में है, लेकिन बीच में जब कांग्रेस ने उनकी टिकट काट दी जी तो निर्दलीय चुनाव उन्होंने लड़ लिया। बिल्कुल सही कहा। लेकिन इतना जरूर है कि इस चुनाव में विपरीत हालातों में भी, जी जब लगभग कांग्रेस के भी बहुत से नेताओं ने उनका सही ढंग से साथ नहीं दिया था, जी तब भी उन्होंने चौधरी देवीलाल के बेटे चौधरी रणजीत सिंह को चुनाव हराया। जी और यहाँ जो कांग्रेस के बड़े नेता थे, चाहे चौधरी वीरेंद्र सिंह का परिवार हो, कुमारी शैलजा हो, रणदीप सिंह सुरजेवाला हो, ये जो बड़े चेहरे थे, जी इन्होंने भी उस सत्र पर उनकी कोई मदद भी नहीं की। बिल्कुल सही कहा। उसके बावजूद वन मैन आर्मी के तौर पर उन्होंने चुनाव लड़ा जी और चुनाव वो जीते। जी और उसके बाद कलायत में भी उन्होंने विपरीत हालातों में, बिल्कुल कलायत में भी उन्होंने जीत दर्ज की। तो निश्चित रूप से जयप्रकाश जेपी जी कांग्रेस की तरफ से अगर उनको आगे कर दिया जाए जी तो वो एक चेहरा हो सकते हैं, क्योंकि सक्रिय राजनीति आज जो कांग्रेस के 5 सांसद हैं उनमें एक दीपेंद्र हुड्डा है और दूसरे जो जाट हैं जी। वो जयप्रकाश जेपी हैं। जी तो कहीं ना कहीं उनको अगर आगे किया जाए जी तो वो, चूंकि उनके एक कहावत भी बड़ी प्रचलित है कि वो थापी मार के आदमी को अपने पक्ष में कर लेते हैं। प्रद्युम्न भाई इसमें एक चीज देखो, और भी जोड़ राजनीति सकते में आदमी किसी भी तरह से किसी को पक्ष में करे, वो थापी मार के करते हैं, ये भी तो एक हुनर है। यही तो जी। मैं कह रहा था प्रद्युम्न भाई, जी जब चौधरी बंसीलाल हवीपा की सरकार थी जी और चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री थे, तो उस वक्त का एक किस्सा सुनने में आता है कि अटेंशन सीकर हैं, जी जहां पर भी जाते हैं इनको अटेंशन मिल जाती है। जी तो उस वक्त मुख्यमंत्री के कमरे के बाहर छोटी लाइन और इनके कमरे के बाहर बहुत लंबी चौड़ी लाइन थी। यानी कि लोगों में उस वक्त, और आज भी काफी सारे लोग ये मानते हैं कि जयप्रकाश जी के पास चलते हैं, जयप्रकाश जी हमारी सुनेंगे और हमारा काम करेंगे और हमारे तरीके से हमारी बात रखेंगे। मुख्यमंत्री से न मिलकर लोग इनसे मिलना प्राथमिकता देते थे। देखो, जयप्रकाश जेपी की खास बात यह है कि वो जीरो से उठे हैं और अपने जो पूरा उनका राजनीतिक जीवन काल है 35 साल का, जी उस 35 साल में उन्होंने बहुत संघर्ष किया है। बिल्कुल। जेल तक भी गए हैं वो। बिल्कुल सही अब कहा। वो जेल में भी उनके, जब वो जेल गए तो उनके ऊपर ऐसे आरोप लगाए गए थे जी जो कोई छोटे मोटा आदमी पे भी नहीं लगते। बिल्कुल सही ठीक बोला। है, कोई पंखा चोरी, कोई घड़ी चोरी, कोई इस तरह के थे वो मामले। जी जी और मुझे क्या आज कसूर भी, था इस आदमी का? मुझे आज भी वो दिन पोस्टर। याद है हम्म, जब हिसार के जो पुराना गवर्नमेंट कॉलेज मैदान है, अब तो वहां बहुत से शोरूम बन गए, जी वहां एक रैली हुई थी जी और मैं उसमें खुद प्रत्यक्षदर्शी था। वो जब जेपी को जेल में थे और वो जेल से जब निकले थे ना, जी जी वहां हजारों बिल्कुल, हम भी इतना मौजूद थे वहां बड़ा इस वक्त। हुजूम था वहां। जी और उस समय धर्मवीर सिंह भी ने भी बड़ा कड़ाकेदार भाषण दिया था। बिल्कुल तो उस समय जेपी एक बहुत बड़ा चेहरा बन चुके थे। बिल्कुल हाँ, ये भी एक खास बात है कि
ये जो बाकी धर्मवीर सिंह की बात है, जैसे वो अपने परिवार में और किसी को नहीं बना पाए, जी लेकिन जेपी की एक खास बात ये है कि अपने परिवार से 2 लोगों को उन्होंने विधायक भी बनाया। बिल्कुल सही बात उन्होंने है। अपने भाई को विधायक बनाया, अपने बेटे को विधायक बनाया। जी तो राजनीतिक गट्स तो उनमें है। बिल्कुल अगर उनको पार्टी थोड़ी सी डोज दे, जी उनको अगवानी दे, जी तो निश्चित रूप से वो एक बड़े चेहरे के रूप में उभर सकते हैं। जी। बिल्कुल सही कहा। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है जी कि हरियाणा प्रदेश में जो परिवारवाद की जो प्री पार्टी है, जो बड़े बड़े राजसी खानदान हैं, जी जी उनको छोड़ करके भी जनता कोई नया विकल्प चुन सकती चुन है। कोई सकती बड़ी है, बात बड़ी है। और इन बात। 3 के अलावा, जी जरूरी नहीं ये 3 ही, जी इन 3 के अलावा भी बहुत से नेता और हैं। जी कोई नया विकल्प भी पैदा किया जा सकता पैदा है। कोई किया जा बड़ी सकता बात है। नहीं है। अब बिल्कुल सही दिल्ली कहा। में अरविंद केजरीवाल को कौन जानता था? कौन जानता था? अन्ना हजारे की मूवमेंट से पहले वो भी तो एक नया विकल्प पैदा हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल तो नया विकल्प भी कोई बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल कोई बिल्कुल नया ऐसा युवा, कोई जी जुनूनी युवा जी अगर आज से ये शुरू कर दे कि भाई मैं तो घर बार सब छोड़ करके बिल्कुल और जो है पूरे हरियाणा प्रदेश में घूमना शुरू करे, वो भी नेता बन सकता है। बिल्कुल बहुत बने हैं ऐसे। बिल्कुल साथियों, बिल्कुल सही कहा प्रद्युमन भाई ने। हार्दिक पटेल ने पूरे देश की राजनीति को और गुजरात की राजनीति को हिलाकर रख दिया था। अगर कोई युवा जज्बे और जोश के साथ निकले और उसका एक ही जुनून हो, मुझे समाज सेवा करनी है, कोई भी आगे आ सकता है। और कुछ नामों की हमने चर्चा की कि यह नाम भविष्य में आगे बढ़ सकते हैं और पार्टियां भी इन पर विचार कर सकती हैं नए विकल्प के तौर पर। आपको हमारी यह चर्चा कैसी लगी और आप क्या मान के चलते हैं, इन चेहरों में से कौन चेहरा आगे जाट नेता के रूप में स्थापित हो सकता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।